इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अप्लाइड फिजिक्स की एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड उसको कवर कर रहे हैं। और यह यूनिट जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच या उनकी अलाइन ब्रांच में एडमिशन लिए हैं, वो बच्चे अप्लाइड फिजिक्स में यह यूनिट पढ़ेंगे। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसको कैलकुलेट भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। और शुरुआत में मैं आपको हर बार की तरह कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सभी के माध्यम से आप वीडियो को शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस के लिंक वहीं पर मिल जाएं, बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इस यूनिट को समझने के लिए, इस यूनिट का बेस मजबूत करने के लिए आपको शुरुआत से सारी वीडियोस देखनी होंगी। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने कोशिश की है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में भी नहीं दिए हुए हैं, उनको भी हमने यहां पर इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक्सटर्नल टॉपिक का भी यूज हुआ है तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको इन्वॉल्व करूं। चलिए, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी है। हमारा टॉपिक है इफेक्टिव मास इन सॉलिड। तो पहले हम समझते हैं इफेक्टिव मास होता क्या है। देखिए, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, दो सिचुएशंस रहती हैं। एक सिचुएशन होती है जब इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और एक सिचुएशन होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी एक क्रिस्टल में कर रही हो। जैसे आपने पढ़ा होगा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में आपको जो भी एक्सप्लेन किया गया वो केवल और केवल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में, आइसोलेटेड एटम के बारे में बताया गया, मतलब जहां पर सिंगल एटम लिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की, जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो वहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसी चीज को हमें यहां पर बात करनी है, और वही एक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करता है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप बेस आप लोगों के दिमाग में बन गया होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इफेक्टिव मास क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की इनसाइड द क्रिस्टल या इनसाइड द सॉलिड, तो वो एग्जैक्टली बिहेव नहीं कर पाता है सेम एज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके जैसे बिहेव नहीं करता है जब आपका एटम या इलेक्ट्रॉन की बात हम एक क्रिस्टल या हम एक सॉलिड में कर रहे होते हैं। ठीक है। द सराउंडिंग क्रिस्टल लैटिस चेंजिंग हाउ द इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो आपका क्रिस्टल है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसके बिहेवियर में, प्रॉपर्टी में चेंज होगा जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और वो एक चेंज है आपका मास के अंदर, और उसी को आप बोल देते हैं इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव मास क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं और सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए होगा। ठीक है, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो बताता है F इक्वल्स टू एम ए। यानी कि ये बात कर रहे हैं हम क्लासिकल थ्योरी के मैकेनिक्स की। ठीक है, वेयर m इज द एक्चुअल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। m जो है वो एक्चुअल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं मूविंग इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर हम जाते हैं, तो यहां पर एक पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स अप्लाई हो जाता है। अब इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक क्रोनी पेनी मॉडल जो है उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहां पर भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्रोनी पेनी मॉडल, जब हमने ई के डायग्राम आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स की बात करेंगे, किस तरीके से यहां पर काम करता है। उसके पहले हम इस थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं, आगे मैं पूरे डिटेल में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आगे बात करें तो देयरफॉर इट्स मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से आपके इस इलेक्ट्रॉन का जब आप क्रिस्टल के अंदर उसकी स्टडी कर रही हैं तो जो मोशन है वो डिफरेंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, टू डिस्क्राइब इट्स मोशन इन सिंपल वे वी इमेजिन दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए फ्री पार्टिकल हैविंग द मॉडिफाइड मास। हम सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके पास जो अब मास है वो एक मॉडिफाइड मास है। उसको आप जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके मास से कंपेयर नहीं करेंगे, उसके मास के जैसे नहीं बोलेंगे, उसको आप एक मॉडिफाइड मास बोलेंगे, यानी कि उसके मास में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। दिस मॉडिफाइड मास इज कॉल्ड द इफेक्टिव मास, और यही मॉडिफाइड मास जो है वही इफेक्टिव मास कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी इस पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स की अभी हम बात करेंगे डिटेल में। परेशान बिल्कुल आप लोग नहीं होंगे कि सर ने इसको बीच में छोड़ दिया है। चल अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, अगर 2 नंबर से आपसे पूछ लेता है, द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल इज द अपरेंट मास दैट एन इलेक्ट्रॉन अपीयर्स टू हैव बीन, इट मूव्स अंडर द influence of an external force inside the periodic potential of the crystal lattice। समझ नहीं आया? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपको बताया बेटा, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल के अंदर होता है, क्रिस्टल क्या है सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वही बता देता हूं। क्रिस्टल होता है बेटा जब बहुत सारे एटम्स एक जगह पर एक दूसरे के साथ बहुत ही पास पास अटैच होते हैं, और जैसे कि आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी कि कम रीजन में भी बहुत सारे पार्टिकल्स आपके अवेलेबल रहते हैं। तो ये आपका एक सॉलिड, या फिर हम इसको एक क्रिस्टल नाम दे देते हैं। तो ये एक क्रिस्टल है आपका, ठीक है। जब आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स तो यहां पर महसूस होगा ही इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर भी एक पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स यहां पर लगेगा, और उसी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का, इस एटम का जो मास है वो चेंज होगा। दैट्स कॉल्ड द इफेक्टिव मास। इज दैट क्लियर? चल आगे बात कर लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम स्टार, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम के ऊपर स्टार लगाकर, ठीक है। वेयर एम स्टार इज द इफेक्टिव मास, जहां पर एम स्टार जो है वो इफेक्टिव मास कहलाता है। व्हाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास? अब जब आप इफेक्टिव मास पढ़ रहे हैं तो इसके कॉन्सेप्ट की नीड हमें क्यों हुई? इस कॉन्सेप्ट की हमें नीड इसलिए हुई कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एम्प्टी स्पेस, मतलब हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, ये यहां पर था, इट बिहेव अप्रोक्सीमेटली एज ए फ्री पार्टिकल, और ये बिहेव कर रहा है एज ए फ्री पार्टिकल। तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू एम नॉट ए हो जाता है, और एम नॉट यहां पर क्या है, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी स्पेस में फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। बट अगर वही इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड है, इनसाइड द क्रिस्टल है, तो द इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड पीरियोडिकली। जैसा कि मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको यहां पर ये क्रिस्टल, ये सॉलिड बनाकर दिखाया। इसमें अब एक पर्टिकुलर एटम की अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज इसी एटम की मैं बात करता हूं, तो इसके आसपास बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स से सराउंडेड है। देन उस सिचुएशन में आप इसको अलग से बिहेव करते हुए दिखाइए, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद ए पीरियोडिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय दीज एटम, और इन एटम्स की वजह से ही इस पर एक पीरियोडिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स लगता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल नॉट बिहेव लाइक ए फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब वहां पर आप फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के सेम उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को नहीं कह सकते हैं। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मास अब इस इलेक्ट्रॉन का जो कि क्रिस्टल में है उसके बराबर नहीं होगा। देन इट एक्सेलरेशन अंडर एन अप्लाइड फोर्स डिपेंड ऑन द बैंड स्ट्रक्चर, दैट्स द EK। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, वो अप्लाइड फोर्स के अंडर, मतलब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, इस पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये सपोज आपका क्रिस्टल है, इस पर आपने बाहर से कोई भी बैटरी के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स दे दिया इसको, तो अब इसका जो एक्सेलरेशन है किसका, इस एटम का, इस इलेक्ट्रॉन का जो इस क्रिस्टल के अंदर है ना, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, बैंड स्ट्रक्चर पर। और ये बैंड स्ट्रक्चर EK जो मैंने लिखा है, ये मैं बात कर रहा हूं क्रोनी-पेनी मॉडल की, जिससे हमने समझा था आपका बैंड गैप, और वहीं से आपने उसकी हेल्प से क्लासिफाई किए थे अपने सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इज दैट क्लियर? वो बहुत अच्छे से हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। द इफेक्टिव मास allow us to treat this complicated quantum mechanics behavior in simple Newton like form। मतलब ये जो इफेक्टिव मास है, ये जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, इसने इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत आसानी से
एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आप सोचेंगे सर अभी तो हमें आसानी से एक्सप्लेन होता हुआ दिख नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है इस थ्योरी ने, तो वो अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैं यहां पर आपको सारी चीजें लिखकर बताने वाला हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा इफेक्टिव मास। पेन कॉपी जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप अपने पास रखेंगे और नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे, जब तक आप पेन की हेल्प नहीं लेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग पेन का इस्तेमाल जरूर करें। तो बच्चों सबसे पहले हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का वो वैक्यूम में प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैक्यूम। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैक्यूम में प्रेजेंट है। तो जब वैक्यूम में प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की हम सिंपल बात यहां पर करने वाले हैं। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर हमने माना कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया ये यहां पर अप्लाई हो गया, ठीक है। ये ई कैप या फिर ई वेक्टर के साथ मैंने यहां पर डिनोट कर दिया है। तो ये क्या है? आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम जानते हैं सिंपली, यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? ये सिंपल आपका क्लासिकल मैकेनिज्म में भी अप्लाई रहता है और हम इसको FE से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसको आप लिखेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में FE, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, वो क्या होता है? Q इंटू E, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है? E होता है। तो E डॉट कैपिटल E आपको यहां पर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम सेकंड कंडीशन मानते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल प्रेजेंट है। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन या प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल। और क्रिस्टल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ एक दिए हुए पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये मैं एक क्रिस्टल यहां पर डिजाइन कर रहा हूं जिसमें मल्टीपल ऑफ एटम्स क्या हैं? प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ये यहां पर हमने एक क्रिस्टल बना लिया है। इसी तरीके से आप भी एक क्रिस्टल बना लेंगे अपनी कॉपी पर और इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे तो मल्टीपल ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ एक दिए हुए पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज मैंने यहां पर ये ई एक्सटर्नल फील्ड यहां पर अप्लाई कर दिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वो यहां पर भी अप्लाई होगा। जैसे सपोज यहां कोई आपका इलेक्ट्रॉन है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। ठीक है, इस पर ये महसूस होगा। मैंने लिख दिया इसको FE, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके साथ साथ यहां पर अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी मॉडल, इस क्रिस्टल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पीरियोडिक पोटेंशियल भी अपने ऊपर महसूस करेगा। अब पीरियोडिक पोटेंशियल क्या है वो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर आपका ये एटम है, ठीक है, ये आपका दूसरा एटम है। थोड़ा सा मैंने इसको जो बीच का गैप था उसको जूम कर लिया है, आप इस तरीके से मानकर चलेंगे। ये आपका नेक्स्ट एटम है और ये आपका नेक्स्ट एटम। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, शुरुआत में आप क्या देखेंगे, यहां पर जो आपका पोटेंशियल है वो अगर जीरो है, यानी कि V इज इक्वल टू जीरो है, तो आपका इलेक्ट्रॉन सिंपली यहां पर इससे बंधा हुआ है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होगा, कुछ इस तरीके से वो महसूस होगा। ये आपका ऐसे, ठीक है। देन आगे फिर यही सिचुएशन रहेगी ऐसे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आप यहां पर देखेंगे सेम एज इट इज, ये वैल्यू बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, यहां पर आप फोर्स अप्लाई होता हुआ देखेंगे। अब आप सोचे होंगे कि सर यहां पर जो पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स है वो कहां पर है, कैसे है? देखिए ये आपका पोटेंशियल जीरो है, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया एक लेवल पर जिस पर आप बोलेंगे V0, मैक्सिमम पोटेंशियल यहां पर है। तो मैं इसको यहां पर आपको इंडिकेट भी कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम यहां तक जाएगी।
ठीक, तो अब आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू हमने बढ़ाई, वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपके टॉप ऑफ द लेवल पर आपका पोटेंशियल पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी टॉप ऑफ द पहुंच गई है, तो आपको क्या पता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो अपनी एनर्जी लॉस भी करता है। वो चाहता है हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट पर रहना, तो जब लोअर एनर्जी स्टेट पर रहना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करेगा, और उस पर एक जो इससे जुड़ा हुआ इसके पास में एटम है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ खींचकर आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर एक फोर्स लग रहा है इस पास में रखे हुए एटम की वजह से। सेम एज इट इज, इस एटम की वजह से ये यहां पर खिंचा हुआ रहा है, इस एटम की वजह से ये इधर खिंचा हुआ रहा है। यही जो फोर्स है यही आपका कहलाता है पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दे देते हैं। जैसे ही ये एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा, वहां पर आगे रखे हुए क्रिस्टल की वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको आपने नाम दिया इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, पीरियोडिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? फोर्स। और इसको हम लिख लेते हैं कि एफ एन से डिनोट कर लिया हमने, और एफ एन इज इक्वल्स टू होगा, सपोज यहां पर जो मास है वो m1 है इलेक्ट्रॉन का, तो Fn इज इक्वल्स टू m1a, और m1 हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब आपका इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं m1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल। क्रिस्टल के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास है m1, जिस पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स लग रहा है। तो मैं इसको आपको यहां पर डायग्राम में भी दिखा देता हूं, इसकी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। इज दैट क्लियर? और ये किसकी वजह से है? अकॉर्डिंग टू क्रोनी-पेनी मॉडल। मैं लिख भी देता हूं यहां पर अकॉर्डिंग टू, इसकी वजह से, ये हमने ई के डायग्राम में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्रोनी-पेनी, ठीक है, क्रोनिंग-पेनी मॉडल। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्रोनिंग-पेनी मॉडल आपको पोटेंशियल, जो पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब जब आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनसाइड द क्रिस्टल, तो उस पर एक तो फोर्स लग रहा है Fn और एक फोर्स लग रहा है Fe। तो टोटल फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन पर इनसाइड द क्रिस्टल वो कितना हो जाता है, वो हम यहां पर लिख लेते हैं। सो इन क्रिस्टल F is equals to Fe प्लस Fn। इज दैट क्लियर? मतलब टोटल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस पीरियोडिक पोटेंशियल फोर्स। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो F इज इक्वल्स टू होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और ये m नॉट ले लेते हैं, m नॉट a इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, E कैपिटल E हो जाएगा, प्लस Fn हमने अभी कैलकुलेट किया है m1a। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यूज हैं वो मैं दोनों एक तरफ कर लेता हूं, तो मैं इसको उठाकर इधर लेकर जाऊंगा टर्म को, तो ये हो जाएगा m नॉट a माइनस m1 a इज इक्वल्स टू स्मॉल e कैपिटल E। यहां से मैं a कॉमन ले लूंगा, देन वी गेट m नॉट माइनस m1 इज इक्वल्स टू e कैपिटल E। तो अगर मैं यहां से m नॉट माइनस m1 की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हमें शो कर रहा है, E कैपिटल E अपॉन A। इज दैट क्लियर? अब यहां पर m नॉट माइनस m1 क्या है, चेंज इन मास है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन जो कि वैक्यूम में प्रेजेंट है, जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन मास हम बोल देते हैं m नॉट, उसको लेते हैं और फिर अपने इलेक्ट्रॉन की स्टडी क्रिस्टल के अंदर करते हैं जिसका मास है m1, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि उस मास में कहीं ना कहीं कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? और इसको मैं और दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा बच्चों m नॉट माइनस m1, और E कैपिटल E क्या है ये भी हमने कैलकुलेट किया है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर मैं कह सकता हूं जो मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल सप्लाई दी है, वो वाला फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन यहां पर ये होने वाला है। तो ये आपका दिखा रहा है चेंज इन द मास, और यही आपका क्या कहलाता है, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज m स्टार इज इक्वल्स टू
एफ एक्सटर्नल अपॉन ए। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर है तो वहां पर उसके मास में चेंज देखने को मिलता है। वो क्या होता है, m0 माइनस m1 हो जाता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं। तो यही आपका इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, m स्टार इज इक्वल्स टू है आपका m0 free electron of the mass and minus m1 mass of the electron inside the crystal. Is that clear? तो यही आपका क्या कहलाता है, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोगों को पूरा सिनेरियो यहां पर समझ में आ गया होगा। तो ये जो फोर्स है जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू मास को भी चेंज कर रही है। यहां से इस फॉर्मूले का मतलब ये हो जाता है, यानी कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के मास में भी आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपना ये लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ वैल्यूएबल फीडबैक्स आप देना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तब भी वीडियो में कहीं पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी आप जरूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। और जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में रिक्वेस्ट किया था कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हमारा वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे अपनी फिजिक्स को स्ट्रांगनेस प्रदान कर सकें। और अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। फिजिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे आपको गाइड किया जाएगा वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक मैटर हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचाया जाए। चाहे 2 मार्क्स में पूछ ले, चाहे डेरिवेशन फॉर्म में पूछ ले, चाहे आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में टॉपिक पूछ लिया जाए, सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और इंजीनियर्स गेटवे के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें आगे की रणनीति में हेल्प कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।